नाज़रीन आदाब, मैं अशर यासिर आपका खैर मकदम करता हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया है पास रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल हो। हम इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएं, क्योंकि कुछ खबरें अखबार की सिर्फ सुर्खियां बनकर रह जाती हैं या फिर टीवी पर उनको 2 मिनट का ही वक्त मिल पाता है, लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। आज के हमारे जो टॉपिक है उनमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कल एक मीटिंग की थी। उसमें यहाँ के जितने भी कलेक्टर हैं उनको एक क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा वो दिया है, जिम्मेदारी दी है। वहीं दूसरी खबर ये कि महाराष्ट्र के एक बीजेपी का लीडर है जो कि हमेशा मुसलमानों को लेकर के उल्टे सीधे बयानात देते रहते हैं। इस बार भी उन्होंने मुसलमानों को लेकर के एक बयान दिया है और उन्होंने ईवीएम के बारे में कुछ ऐसी बात कही है जो कहीं ना कहीं मुसलमानों पे जा कर के रुक रही है। वहीं अगर हम तीसरी खबर की बात करें तो इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चला। जिस तरह से इंडिया गठबंधन की पार्टियां अभी ले दे के कांग्रेस पे निशाना साध रही हैं, हर पार्टी कहीं ना कहीं कांग्रेस पे निशाना साध रही, वो उसका मेन रीज़न जो है वो दिल्ली का विधानसभा चुनाव है जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रही है। वहीं अगर हम चौथी खबर की बात करें तो वो है अमेरिका में जो आग लगी हुई है। अमेरिका की आग ने अभी तक बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा नुकसान किया। उसमें अभी तक जो खबर आ रही है उसमें ये सामने आ रहा है कि 11 लोगों की मौत हुई है। तो इन सब चीज़ों पे डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी शाहिद उमर। शाहिद, आपका खैर मकदम है। जी शुक्रिया। शायद अगर हम सबसे पहली खबर की बात करें तो ये है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सरकारी और जितने भी स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं उनमें बार बार फूड पॉइजनिंग के मामले को लेकर के चिंता जताई है। उन्होंने ज़िला कलेक्टरों, सचिव, मतलब जितने भी उससे रिलेटेड लोग हैं उन सब के साथ एक बैठक की और उस बैठक में ये नसीहत की है कि आप लोगों को वहाँ पे जितने भी स्कूल्स हैं उनके हॉस्टल में जो खाने होते हैं वहाँ का सर्वे कीजिए, वहाँ की साफ़ सफाई का ध्यान रखिए और ये रिपोर्ट आप हमारे पास भेजिए और इस रिपोर्ट को हम देखेंगे। उसके बाद हम डिसाइड करें करना क्या है। अभी जिस तरह से चीज़ें सामने आ रही, हर दूसरे तीसरे दिन तेलंगाना में किसी स्कूल में, किसी हॉस्टल्स में ये चीज़ें सामने आती हैं कि वहाँ पे फूड पॉइजनिंग हो गई, बच्चे बीमार हो गए, एक साथ 20-25 बच्चों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। ये शिकायतें ज़्यादा आ रही थी। इसको लेकर के विपक्ष भी कहीं ना कहीं निशाना साध रही थी, लेकिन अब उन्होंने कल मीटिंग की और मीटिंग में जितने भी लोग हैं और जितने भी ज़िला कलेक्टर हैं उनको ये बोला गया कि आप लोग कहीं ना कहीं जा कर के वहाँ पे मीटिंग के वहाँ जाके सर्वे कीजिए और सर्वे करने के बाद ये देखिए किस, और मतलब इतनी साफ़ सफाई होने के बावजूद भी अगर ये चीज़ें सामने आ रही हैं तो फिर इसमें क्या परेशानी है जिसकी वजह से चीज़ सामने आ रही है। देखिए, अगर बात की जाए फूड पॉइजनिंग की तो ये काफ़ी एक गंभीर समस्या है और सिर्फ तेलंगाना ही नहीं और राज्यों में भी अगर गौर की जाए, बात की जाए तो वहाँ पर भी ऐसे केस सामने आते हैं। वही अगर हम तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पे जब ऐसे स्कूल से वीडियो आने शुरू हुए उसके बाद से यहाँ पे जो विपक्ष है, ख़ासतौर पे जो बीआरएस है, वो लगातार जो रेवंत रेड्डी हैं उन पर निशाना साधने लगा। कई तरह के सवाल खड़े किए गए। हालांकि एक सवाल खड़े होने भी चाहिए क्योंकि राज्य सरकार लगातार ये दावा करती है कि हम अपने राज्य में सारी चीज़ें सुचारू रूप से चला रहे हैं, लेकिन अगर किसी स्कूल में बार बार ऐसी तस्वीरें सामने जहाँ पे बच्चे खाने की वजह से बीमार पड़ जाए तो अपने आप में ये कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। हालांकि अच्छी खबर ये रही कि वक्त रहते तुरंत रेवंत रेड्डी ने इस पे मीटिंग बुलाई और मीटिंग के साथ जो कलेक्टर है उनके साथ उन्होंने बैठक की है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो रिपोर्ट हैं उस रिपोर्ट को जारी किया जाए और क्या हो रही क्या नहीं हो रही उसके पूरे खुले तौर पे सर्वे की जाए। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हर हफ्ते जो आवासीय विद्यालय है उसका दौरा करें और उसके जो रिपोर्ट हैं उसको सौंपा जाए। तो रिपोर्ट सौंपने को उन्होंने निर्देश दिया है और इसी के साथ साथ उन्होंने अधिकारियों की फटकार भी लगाई है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो इंदिराम्बा इंदलू जो सर्वे है वो सर्वे धीमी गति से चल रही है और उन्होंने उसकी आलोचना करते हुए कहा है कि अधिकारी इसकी जो निगरानी है यानी कह रहे जो सर्वे है उसकी ठीक से ये नहीं कर रहे हैं। तो इंदिराम्बा जो इंदलू है उस पर उन्होंने तंज कसा है कि जो अधिकारी है वो जो इसकी सही तरीके से जो सर्वे करनी चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। और इसी के साथ उन्होंने बैठक में ये भी कहा है कि जो विद्यालय है उसके हर हफ्ते जांच की जाए और क्या रिपोर्ट है वो सौंपी जाए। तो अगर देखा जाए कि अगर हर वीकली अगर रिपोर्ट तैयार की जाती हैं, सर्वे की जाती हैं, तो आने वाले वक्त में ऐसा कहा जा सकता है कि जो ऐसे केस सामने आ रहे हैं वो शायद ऐसे केस सामने ना आए। और अगर हम देखें कि
पिछले महीने में कुछ दिनों से जैसे वीडियो सामने आ रहे थे, जिस तरह से खाने के बाद बच्चे लगातार बीमार हो रहे थे, तो ये जो सरकारी स्कूल है या फिर जो गवर्नमेंट है उस पर भी जो विपक्ष है वो लगातार तो सवाल खड़ा कर ही रही थी, लेकिन अपने आप में भी सवाल कई तरह खड़े हो रहे थे कि आखिरकार जो राज्य सरकार लगातार, हालांकि हम देखें रेवंत रेड्डी की बात करें तो स्कूल में बिजली तक फ्री देने की बात करती है, लेकिन वही अधिकारी, अब होता भी क्या है कि अगर यहाँ से गवर्नमेंट अगर आपको कोई चीज़ें प्रोवाइड करवा रही है बच्चों तक पहुँचाने के लिए, लेकिन वहाँ के जो अधिकारी है अगर उसको सही तरीके से काम नहीं करते हैं तो आम लोग यही समझते हैं कि गवर्नमेंट ही करप्ट है और गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे चीज़ें लाई जा रही हैं, किए जा रहे हैं। हालांकि हकीकत ये होती है गवर्नमेंट तो वो चीज़ें सारी जो बच्चों के हैं वो A1 क्लास की देती है, लेकिन वहाँ पे जो अधिकारी हैं शायद उनकी सही से जांच ना होने की वजह से जो नीचे के लोग हैं उसमें वो खानापूर्ति सही, सिर्फ खानापूर्ति के लिए, वो कागजी कार्रवाई के लिए सही दिखाते हैं, लेकिन असल जो चीज़ है वो बच्चों तक नहीं पहुँच पाती और इसीलिए बच्चे लगातार बीमार होते हैं। लेकिन जिस तरह से कल रेवंत रेड्डी ने बैठक की है, इससे ये साफ है कि जो अधिकारी हैं वो इसको सख्ती से पालन करेंगे और आने वाले वक्त में शायद ऐसे केस सामने ना आए। बिल्कुल सही। जिस तरह से स्कूल्स का मामला होता है, बच्चे हॉस्टल्स में रहते हैं, तो बच्चे अगर उनको अच्छा खाना नहीं मिलेगा और इस तरह से तबीयतें ख़राब होंगी तो अपने भविष्य में वो आगे क्या कर पाएंगे। जब आपको हर तीसरे चौथे दिन वो बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, फिर जब बीमार होंगे तो पढ़ाई कहाँ कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों पे तेलंगाना गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है। और जिस तरह से आपने बोला अभी कि मीटिंग बुलाई और हफ्ते में उनको रिपोर्ट देनी होगी, और जिस तरह से कलेक्टरों को एक फटकार भी लगाई गई वहाँ पे कि भाई हमारी जो चीज़ें हैं, स्कीमें हैं, वो लोगों तक पहुँच क्यों नहीं पा रही, उसके लिए जिम्मेदार आप ही हैं। तो खैर, अब अगर हम बात करें अब पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र का एक लीडर है नीतीश राणे, जो अक्सर करके मुसलमानों के ख़िलाफ़ बयान देता है। अभी उसने हाल ही में एक बयान दिया है और ईवीएम का मतलब बताया। उसने कहा कि ईवीएम का फुल फॉर्म अभी तक मुसलमानों को पता ही नहीं है। ईवीएम का जो फुल फॉर्म है वो है एवरी वोट अगेंस्ट मुल्ला, इस तरह का। और वो कैबिनेट में क्या बोलते हैं, मंत्री भी है, जो महाराष्ट्र की अभी सरकार बनी है उसमें कैबिनेट में भी है। इस तरह का बयान दे, उसने कहा है कि मुझे मुसलमानों का वोट चाहिए ही नहीं। मैं मतलब वो जहाँ से जीतता है वहाँ पे जो मुसलमानों के वो हैं, क्या बोलते हैं, इलाके हैं, वो कह रहा है कि मैं वहाँ जाता ही नहीं, मुझे उनका वोट ही नहीं चाहिए। और इस देश में जितनी भी अपोजिशन पार्टीज हैं उनको ये समझना होगा कि ईवीएम का मतलब क्या है। ईवीएम का मतलब है एवरी वोट अगेंस्ट मुल्ला। इस तरह के जब कोई बयान देता है और वो कैबिनेट में मंत्री होता है, हालांकि महाराष्ट्र के जो सीएम है देवेंद्र फडणवीस और या फिर उससे पहले जो एकनाथ शिंदे थे, ये लोग हमेशा से कहते कि हम सबके साथ में रहेंगे, हम मतलब सबके साथ न्याय करेंगे। लेकिन आपकी कैबिनेट का एक मंत्री इस तरह के बयान दे रहा है, उस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। देखिए, आपने कहा कि जो नीतीश राणे हैं कि वो मतलब मंत्रिमंडल में शामिल है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में जो वहाँ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उनसे जब सवाल किया गया कि आप ही के एक विधायक नीतीश राणे कि वो लगातार ऐसे विवादित बयान देते रहते हैं, तो उनके तरफ से ये कहना था कि वो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं और हम भी करते हैं, इसमें कोई नहीं है। यानी देख लें कि जो मुख्यमंत्री खुद उनकी बचाव कर रहे हैं, जो नीतीश राणे हैं उसका वो बचाव कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं जब एक मुख्यमंत्री अगर वैसे नेता का बचाव कर रहा हो और फिर वो बाद में मंत्रिमंडल में शामिल हो, तो कहीं ना कहीं जो अगर हम कह लें कि जो एक प्रोटेक्शन जो होता है कि वो ऊपर से जो आला कमान है वो दे रही, तभी ऐसे विवादित बयान दे रहे हैं। और शायद इसी की वजह से वो विवादित बयान अगर नहीं देता तो आज वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होता। अगर हम बात करें महाराष्ट्र में और भी एमएलए हैं, लेकिन उनको कोई नहीं जानता, क्योंकि उनको अपने जो क्षेत्र होते हैं उसके विकास से मतलब होते हैं। उनको ना जाति धर्म किसी और ऐसे एंगल वो नहीं लाते जिससे वो मीडिया की सुर्खी में रहे। नीतीश राणे की बात करें, आप गौर कीजिए हर राज्य में एक ऐसे नेता आपको मिल जाएंगे कि जो ऐसे विवादित बयान लगातार देते रहते हैं। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो नीतीश राणे आप देख लें, तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पे टी राजा सिंह को देख लें, तो आप अगर हर राज्य में, अगर हम बिहार की बात करें तो गिरिराज सिंह की देख लें, तो हर राज्य में, बिहार में तो कई मिल जाएंगे और मिल कई जाएंगे, लेकिन गिरिराज सिंह देखना वो भी मंत्रिमंडल में शामिल, कैबिनेट सेंट्रल में। कहने का मकसद यही है कि अगर आप गौर करें तो हर राज्य में ऐसे नेता मिल जाएंगे जो लगातार विवादित बयान देते हैं। अब यहाँ पे ईवीएम से सवाल आया है। अगर हम देखें विपक्षी जो दल है वो लगातार ईवीएम पे सवाल खड़ा करता है, लेकिन अब एक बार फिर जो नीतीश राणे हैं उसका विवादित बयान आया है और उन्होंने ईवीएम के साथ साथ जो उनका ये कहना है कि हम सिर्फ हिंदुओं के वोट से जीत जाते हैं, हमें किसी और गली मोहल्ले में जाने की ज़रूरत नहीं है और हम जाते भी नहीं है। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो ईवीएम है उसका उन्होंने फुल फॉर्म कुछ और बता दिया है। अब हम अगर नीतीश राणे की बात करें तो उसका ये पहले ही बार विवादित बयान नहीं है, इसके पहले भी वो केरल के जो वायनाड है उसको मिनी पाकिस्तान कहा था और उसने ये भी कहा था कि जो गांधी परिवार है वो सिर्फ आतंकवादी जो है या आतंक जो लोग हैं
उसके वोटों से वो जीतता है। तो अगर हम नीतीश राणे की बात करें तो उसकी पहली बार ऐसा बयान नहीं है, लेकिन वही देखें कि जिस तरह से लगातार नीतीश राणे जो बयान देते रहता है और ऊपर जो आला कमान उस पर कार्रवाई नहीं करती, तो इससे साफ यही जाहिर होता है कि जो ऊपर का आला कमान है वो खुले तौर पर उसके पूरा रास्ता छोड़ दी हुई है कि आप जिस तरह विवादित बयान दे सकते हैं। देखें, हम महाराष्ट्र के इलेक्शन में भी देखें कि कैसे विवादित बयान दिया गया था, और अब जिस तरह से ईवीएम के साथ साथ जो उसका ये टारगेट है कि हमें किसी और के वोटों की जरूरत नहीं, सिर्फ हिंदुओं के वोटों की जरूरत है। तो आप इससे इस बात का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि उस क्षेत्र में क्या सारे समुदाय का विकास होगा, या फिर जो जिसके जहन ऐसी बन चुकी है कि हमें किसी और की वोटों की जरूरत नहीं, सिर्फ हिंदुओं को वोट की जरूरत है। बिल्कुल सही। और वहीं अगर हम देखें तो बीजेपी के कुछ और लीडर्स ऐसे हैं जो हमेशा मुसलमानों को लेकर के बयान देते हैं। अभी जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं यूपी में कुंभ से रिलेटेड, कुंभ में भी काफ़ी सारे बयान दिए गए हैं। कुंभ में ये कहा गया है कि कोई मुसलमान इसमें एंट्री नहीं कर सकता है। कुंभ में ये कहा गया है कि कोई मुसलमान इसमें दुकान नहीं लगा सकता है। और जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, अभी संभल की एक खबर सामने आ रही है कि संभल में कुछ लोगों के मकान गिरा जाए, उनको सिर्फ 24 घंटे का समय दिया गया और बुलडोज़र से गिराए जाएंगे। तो वो लोग अपना सामान लेकर के पहले ही मकान खाली कर गए। लेकिन वही जो वीडियो सामने आ रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं, इंसान को झंझोर देने वाली हैं कि लोग जब अपना मकान छोड़ के जा रहे हैं तो वो कितना रो रहे हैं अपने मकान छोड़ के जाना, क्योंकि उनका ये कि हम यहीं रहे और अब वो हम छोड़ करके जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जिस तरह से बीजेपी के लीडर्स, बड़े लीडर्स जो हैं, उनको इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और देश में जब तक कि एक साथ सब नहीं रहेंगे तब तक विकास किस तरह होगा। वहीं अगर हम बात करें कि अभी एक वीडियो सामने आई है जो 5 जनवरी की बताई जा रही है, यह राजस्थान से। राजस्थान में एक हिंदू संगठन ने एक कोई कार्यक्रम आयोजित किया था। उसमें कहा गया कि हम मुसलमानों की कमर तोड़कर कब्र से निकाल कर उन्हें कुत्तों को खिलाएंगे। और उसने ये भी कहा है कि भारत को इस्लामिक राज्य में बदलने की साजिश का आरोप लगाते हुए मुस्लिम समुदाय के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा हिंसक धमकियां भी दी हैं। अब आप इस तरह के जब कोई बयान देता है, इस तरह की चीज़ें आप देख सकते हैं कि जब कब कोई ना कोई ऐसी चीज़ सामने आती रहती है जो मुसलमानों पे कही हो, चाहे उसके बारे में न देश के प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं, ना उस जगह के जो मुख्यमंत्री होते हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बीजेपी की सरकार है। अभी जो हम बात करें नीतीश राणे की, तो यहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है। इससे पहले अगर हम बात करें तो यूपी की, जहाँ पे अभी कुंभ की तैयारी चल रही है, यूपी की पूरी कैबिनेट इस वक्त कुंभ की तैयारी में लगी हुई है। उस कुंभ को इतना ज़्यादा भव्य क्या बोलते बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी ये खबर और सामने आई कि उसमें एक कॉटेज जो है उसके एक दिन की जो है 12,000 है, एक दिन अगर आप रुकेंगे उसमें, और अगर दूसरे दिन आप रुकेंगे तो उसकी मतलब उसके डबल हो जाएगी। तो एक एक दिन का लेकर के जो चीज़ें बनाई जा रही हैं, महंगी इतनी वहाँ पे महंगाई की गई है कि एक चाय वाले का एक वीडियो वायरल हुआ था। उसने कहा था कि हमें 50,000 रुपये का मिला है, 50,000 रुपये हमें शायद हफ्ते में देने, आई थिंक ऐसे कुछ था उसका। तो वो कितनी महंगी चाय बेचेगा फिर। उसके बाद फिर जब आप बोलते हैं कि देश में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, देश में हम जो है क्या बोलते हैं सस्ती चीज़ें लाना चाह रहे हैं। अभी जिस तरह से हम देख सकते हैं कि जब कोई फ़्लाइट से जाता है तो वही जो चाय हम बाहर पीते हैं 20 रुपये की, वहाँ मिलती 100 की, 120 की। तो इस चीज़ पे जब राघव चड्ढा ने वहाँ पे बोला क्या बोलते हैं राज्यसभा में, तो इन चीज़ों पे काम हुआ है। और अब ये कहा जा रहा है कि चाय वहाँ सस्ती मिलेगी, समोसा सस्ता मिलेगा और पानी सस्ता मिलेगा। खैर अगर हम आगे चलते हैं तो अब शाहिद जिस तरह से आपने भी बोला कि बिहार के भी एक लीडर हैं जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी इस तरह के बयान देते हैं। वो तो कैबिनेट मंत्री हैं और हमने अक्सर देखा है कि जब भी कोई लीडर संसद में बात कर रहा था तो मेज सब सपा रहे होते हैं बैठ करके। नहीं, अगर हम मंत्री की बात की जाए, अगर आप पूरी हिस्ट्री निकालें तो आप बहुत कम ऐसे मंत्री को देखेंगे जिसको इसलिए सिर्फ मंत्री बनाया गया है कि उसकी जो एजुकेशन है वो हाई प्रोफाइल है। नहीं, सबसे ज़्यादा आप उस मंत्री को देखेंगे जिसका बैकग्राउंड बाकायदा जो पूरी अगर पृष्ठभूमि देखी जाए तो उसका कुछ ऐसे विवादित बयान रहा होगा, या फिर कह ले कि पार्टी को कुछ ऐसे वो मुनाफा दिया होगा जिसको लेकर मंत्री बनाया गया है। अगर हम गिरिराज सिंह की बात करें, उन्होंने कुछ दिन पहले ही हिंदुओं को लेकर यात्रा निकाली हुई थी। भाई, आप कैबिनेट मंत्री हैं, मंत्रिमंडल में शामिल हैं, तो क्या आप एक संवैधानिक पद पर होने के बाद आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सिर्फ आप किसी एक खास समुदाय को लेकर आप टारगेट करें और उनके साथ आगे बढ़े। वो भी उन्होंने वो इलाका चुना था जहां पे मुस्लिमों की आबादी है। अगर वहां पे कोई दंगा फसाद होता तो कल उसकी जिम्मेदारी कौन लेते। अभी आपने राजस्थान का जिक्र किया, आप देखें कि इस वक्त हिंदुस्तान में सिर्फ क्या बचा है, हिंदू और मुसलमान।
आज बेरोजगारी जो दर है वो लगातार नीचे गिरती जा रही है, लगातार लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, जो महंगाई दर बढ़ती जा रही है, महंगाई दर बढ़ती जा रही है। हर राज्य की अगर बात करें, अक्सर आप राज्यों में देखेंगे अगर वहाँ पे बच्चों को नौकरी लेनी हो तो वहाँ पे लाठियाँ खानी पड़ती है, उसके बाद नौकरी मिले या ना मिले वो बात की बात है। लेकिन अभी अगर हिंदुस्तान की बात की जाए तो यहाँ पे लगातार अब ऐसे मुद्दे लाए जा रहे हैं कि जहाँ पे सिर्फ आप अहम मुद्दों से भटक जाए और उन मुद्दों पर गौर करें जहाँ पे आम जनता से या आम जनमानस की उससे लेकर कोई मुद्दा है ही नहीं। आप देखें कि कैसे उत्तर प्रदेश का जो संभल रहा, कई महीनों तक लगातार वो मीडिया की सुर्खियों में बना रहा, उसकी वजह से जो दिल्ली में जितनी धांधली हुई या फिर कह लें दिल्ली में जो बेरोजगार युवा हैं जो लगातार परेशान है रोजगार के लिए, उस पर बात नहीं हुई है। आप देखें अगर बिहार की बात करें, बिहार में इलेक्शन आने वाले उससे पहले ही गिरिराज सिंह वहाँ पे ऑलरेडी पहले बैठे हुए हैं कि वहाँ पे कैसे ध्रुवीकरण करना है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी हमने देखा, और अब दिल्ली की बात की जाए दिल्ली में भी लगातार ऐसे बयान सामने आ रहा है कि जहाँ पे जो असल मुद्दे हैं वहाँ पे देखिए अभी जो सीएम का शीर्ष महल है उसको लेकर कैसे बयानबाजी की जा रही है। हालांकि अगर उस पर गौर की जाए तो 2013 से वो मामला ऑलरेडी चल रहा है, उस पर जांच हो रही है। लेकिन अभी दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव अब शुरू होने हैं तो वहां पे मुद्दे तो ये होने चाहिए किस गली में सफाई हुई, कहां पे पानी साफ मिल रहा है, वहां पे दिल्ली में क्या रोजगार है, बसें सेवाएं कैसी चल रही है, दिल्ली में यात्री जो है रेल वो कैसे। तो उस मुद्दे को ना लाकर मुद्दा ये लाया जा रहा है जो ऑलरेडी पहले उस पर केस चल रहे हैं, और जांच के विषय हो तो जांच होगा, बाद में क्लियर होगा कि इसमें हकीकत क्या है, कौन जिम्मेदार है कौन जिम्मेदार नहीं है। तो आप देखें देश में इस वक्त पूरे माहौल यही बनाया जा रहा है कि आम जो जनमानस है या फिर जो आम लोग हैं उस मुद्दे को भटकाकर हम ऐसे मुद्दे लाएं जिसमें जाति हो, जिसमें नेता राजनेता का फायदा हो और उसके बाद उसकी सत्ता बनाई जाए। अगर हम अभी कनाडा की बात करें, आपने देखा कैसे वहां पे जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने इस्तीफा दिया। अगर हम माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री, अगर वो चीज अगर यहाँ पे होते तो अभी देखते कि आप पूरी मीडिया जो है वो सुर्खियां बनाई होती और उन पे कई तरह के आरोप लगते हैं। अगर वही हम दूसरे देश की बात करें तो वहां पे कितनी सिंपल है कि कोई प्रधानमंत्री हो या कोई राष्ट्रपति अगर इस्तीफा देता भी है तो उसके बाद जो वहां पे जो पॉलिटिकल पार्टी है वो आगे की रणनीति क्या होगी उसको बनाकर काम करती है। लेकिन यहाँ की पॉलिटिकल की बात करें तो यहाँ रणनीति आगे की नहीं, रणनीति यहाँ पे पीछे की बनाई जाती है और उसके हिसाब से यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी आगे चलती है। बिल्कुल सही हो, जिस तरह से आपने बोला कि दिल्ली का आपने जिक्र किया अभी, तो दिल्ली से भी एक खबर हमारे पास है आज कि दिल्ली में अजय माकन ने एक टिप्पणी की थी, केजरीवाल के खिलाफ एक बयान दिया था जिसको लेकर के कांग्रेस पर कई सारी पार्टियां हमलावर हो गई थीं। वहीं केजरीवाल के लगातार हमलावर होने और इंडिया गठबंधन के नेताओं के रुख के बाद कांग्रेस अपनी रणनीति बदल सकती है। जिस तरह से अभी हमने पिछले दिनों देखा कि देश की कई ऐसी पार्टियां हैं जो इंडिया गठबंधन में हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी पे ये तोहमत लगाई है कि आपने इंडिया गठबंधन का फ़र्ज़ नहीं निभाया, आपने 2024 के लोकसभा चुनाव होने के बाद कोई बैठक नहीं की, या आप दिल्ली में जो हैं अरविंद केजरीवाल के साथ मिल करके चुनाव नहीं लड़ रहे। ये सारी चीज़ें आने के बाद कहीं ना कहीं और जो बीजेपी उसको एक और मवाद मिल गया। आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि हमें बिखरना नहीं है, आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम जब 4 साल के बाद जनता के सामने जाएंगे तो हमसे इंडिया गठबंधन के बारे में पूछेगा, लेकिन फिर आप मीडिया में आकर के इस तरह का बयान दे रहे हैं जिससे बीजेपी को एक पॉइंट मिल रहा है। और बीजेपी को सिर्फ पॉइंट मिलना चाहिए, बीजेपी उसके बाद राय का पहाड़ अपने आप बना देती है। जिस तरह से उसके लीडर्स जो हैं बयान देते हैं, आपने भी देखा होगा जब से इंडिया गठबंधन को लेकर के दिल्ली में चुनाव को लेकर के ये सारी चीज़ें चल रही थी, उस दौरान बीजेपी के हर एक लीडर ने इस तरह के बयान दिए हैं कि इंडिया गठबंधन, इंडी गठबंधन जो है वो कोई गठबंधन नहीं है, ये है वो है, बहुत सारे बयान दिए गए। लेकिन अभी जो सिचुएशन है, जो सूरत हाल दिल्ली में है, दिल्ली का ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी इस वक्त थोड़ी बहुत मजबूत है। जैसा पिछली बार उन्होंने जो चुनाव लड़ा था उसमें वो ज़्यादा एक्टिव नहीं हुए थे, लेकिन इस बार वो ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। और बीजेपी के पास कैंडिडेट्स नहीं है, जिस तरह से बीजेपी अभी तक लिस्ट जारी नहीं कर पाई है, उससे यही नज़र आ रहा है कि उसके पास कैंडिडेट नहीं है। लेकिन फिर भी अगर बीजेपी वहाँ पर इस तरह की राजनीति कर रही तो बीजेपी की राजनीति यही है। बीजेपी हमेशा उन मुद्दों को उठाती, जब आपने देखा होगा कि क्या बोलते हैं, राज्यसभा में जब जेपी नड्डा बोल रहे थे घुसपैठिया और ये वो पता नहीं क्या क्या, तो संजय सिंह का एक बयान सामने आया, वहीं पे खड़े हुए थे संजय सिंह, उन्होंने बोला कि आप पूर्वांचलियों को ये बोल रहे हैं। अब पूर्वांचलियों को लेकर के केजरीवाल ने अगर कुछ बोल दिया, कल बीजेपी की सारी टीम इकट्ठा हो गई और उसने प्रोटेस्ट किया। तो आप जो भी अपोजिशन में है उनको भी कहीं ना कहीं देखना चाहिए कि बीजेपी क्या कर रही है, अगर कुछ ऐसा करे तो उसके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट करना चाहिए। लेकिन आप नहीं करते हैं, आप उसको बस लेटर लिख करके दे देते हैं, या आप चले गए चुनाव आयोग में वहाँ दे दिया, तो गलती तो आपकी भी है। वो तो हर चीज़ को भुना रहे हैं, आप क्यों नहीं भुना पा रहे हैं उस चीज़ को?
देखिए दिल्ली की आपने बात की, आपने कहा कि जो बीजेपी है वो प्रोटेस्ट कर रही है केजरीवाल के खिलाफ जी। आपने सोशल मीडिया पे वीडियो देखा होगा कि वीडियो भी वायरल हो रही है कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको खुद नहीं पता है कि मुद्दा है क्या। हाँ, वो उनसे यूपी पूछा जा रहा है बिहार वाला। पूर्वांचली के बारे में, तो कभी वो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो कभी बिहार की बात कर रहे हैं। तो आप इसे समझ सकते हैं कि असल मुद्दा है क्या और वहाँ पर जो प्रोटेस्ट वाले लोग हैं वो हैं कैसे। दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली में जो चुनाव होने वाले हैं, आम आदमी पार्टी के साथ साथ जो कांग्रेस की साख है उस पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि देखा गया कैसे कांग्रेस को पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल पूरी तरह से आउट कर दिया। दिल्ली में भी देखा जाए तो कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी सत्ता में आई और पिछले बार विधानसभा चुनाव में भी देखा गया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को हराया था। और कहा यह भी जा रहा था कि जो कांग्रेस है उसने अपनी जो कदम है थोड़ी फूंक फूंक के रखी थी, क्योंकि वो चाह रही थी कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी जीत जाए। इंडिया अलायंस की बात करें तो कुछ नेताओं का यह दावा है कि इंडिया अलायंस सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए बनी थी, ना कि विधानसभा चुनाव के लिए। हमने देखा कि महाराष्ट्र के जो नेता यूबीटी के नेता जो संजय राउत है, उन्होंने भी ये बयान दिया है कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपस में लड़ती है तो आने वाले वक्त में लोग खुद सवाल करेंगे कि आप इंडिया अलायंस के साथी हैं, फिर अभी ऐसी बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। यानी आने वाले वक्त के साथ उन्होंने उन लोगों को सचेत किया और उनका यह भी कहना था कि हमारा सीधा मकसद है बीजेपी को हराना और बीजेपी जिसको हराएगी हम उसके साथ रहेंगे। समाजवादी पार्टी की बात करें तो अखिलेश यादव ने भी आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया है और उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ही है जो बीजेपी को हरा सकती है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी को हराने के चक्कर में अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो वहां से लगातार हर एक के बाद एक जो राज्य है वहां से जो कांग्रेस की साख है वो खत्म हो रही है। कांग्रेस के रीजन आम आदमी पार्टी अगर हम कांग्रेस की बात करें तो पिछले बार विधानसभा चुनाव में देखा गया कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ज्यादा एक्टिव नहीं रही और इस बार भी विधानसभा चुनाव में यह कहा जा रहा था कि कांग्रेस अभी कुछ हद तक ज्यादा एक्टिव नहीं रही, क्योंकि जो उसके आला कमान है या फिर जो बड़े नेता हैं उनके तरफ से कोई आम आदमी पार्टी पर सवाल नहीं खड़ा किया गया। कल जब मीडिया से बात किया गया तो जो मीडिया इंचार्ज हैं अभय दुबे, उनसे सवाल किया गया कि आखिरकार अभी तक जो कांग्रेस वो शांत क्यों है और जो इनके बड़े नेता है उन्होंने नाम लिया कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तो इन लोगों की अभी तक कोई बयानबाजी नहीं आ रही है। तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। लेकिन सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या इस बार भी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जो है वो धीमी गति से चलने वाली है और आने वाले वक्त में अगर ऐसे ही चलता रहा तो आम आदमी पार्टी क्या कांग्रेस की साख है वो पूरी तरह से एक के बाद एक करके राज्य में खत्म करती जाएगी, या फिर जिस तरह से यह दावा किया जा रहा है कि दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला, भी आपने जिक्र किया कि आम आदमी माफ कीजिएगा बीजेपी के पास जो उम्मीदवार हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं और शायद यही वजह है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो भी चुका है लेकिन अभी तक बीजेपी की जो दूसरी लिस्ट है वो जारी नहीं हुई है। अब इससे ये भी कहा जा सकता है, इसके दो मकसद हो सकते हैं, या तो ये कि बीजेपी के पास उम्मीदवार हैं वो पूरी तरह से भांप के और उतरना चाहते हैं, क्योंकि कई साल हो चुके हैं और दिल्ली में अभी तक 1993 के बाद से सत्ता में जो बीजेपी है वो नहीं आ पाई है। तो हो सकता है कि बीजेपी अपनी रणनीति के साथ उतरने वाली हो, या फिर दूसरी बात ये भी सामने आ सकती है कि सच में बीजेपी के पास कोई उम्मीदवार न हो। लेकिन अगर दिल्ली की बात की जाए तो बीजेपी के पास उम्मीदवार हो या न हो, लेकिन अभी जो दिल्ली की तस्वीरें सामने आ रही है उसमें खुला लग रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला है। और अब जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस भी अब पूरी रणनीति बनाकर दिल्ली में उतरने वाली है, तो इससे सिर्फ भाजपा ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी की भी जो कह ले जीत की जो जमीन है वो काफी मुश्किल होगी और आम आदमी पार्टी के लिए भी काफी चुनौतीपूर्ण ये इलेक्शन होने वाला है। बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से हम बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की एक चीज़ याद आती है कि 2013-14 में उन्होंने एक बयान दिया था कि दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली के हर एक नागरिक को साफ पानी पीने का मिलना चाहिए। ठीक वही बयान उन्होंने 2019 के इलेक्शन से पहले दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी या हर नागरिक को साफ पीने का पानी मिलना चाहिए। 2024 में फिर यही बयान दिया उन्होंने कि दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली के जो भी नागरिक हैं उनको साफ पीने का पानी मिलना चाहिए। और फिर अब 2025 के चुनाव से पहले उन्होंने वादा किया है कि हम चाहते हैं कि दिल्ली में हर नल से पानी आए पीने का। तो आप इस तरह देखें कि वो इंसान 10 साल तक इस चीज़ को खींच के लेके आया है। तो जिस तरह से हम कहते हैं कि यहाँ पे जुमले करने वाले बहुत लीडर हैं, तो इसमें केजरीवाल भी कहीं कम नहीं है। वहीं जिस तरह से अगर हम बात करें अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में लगी आग ने लोगों को सड़क पर रात गुजारने के लिए मजबूर कर दिया है। कई हज़ार लोगों के घर इस आग में जलकर खाक हो चुके हैं। उसकी वजह से वो सड़कों पर और राहत शिविरों में रात गुजारने पर मजबूर हो गए हैं। इस आग की वजह से अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 4 दिनों से लगी आग लगभग 40,000 एकड़ में फैल चुकी है, जिसमें से 29,000 एकड़ का इलाका पूरी तरह से जल चुका है।
देखिए, अगर हम अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे जो आग लगी है लगातार 4 दिन से उस पे अभी आग पे काबू नहीं पाया गया है, और लगभग बताया ये जा रहा है कि जो मीडिया रिपोर्ट है उसके मुताबिक 40,000 एकड़ में ये आग फैल चुकी है, और जिसमें 29,000 एकड़ का यह इलाका पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है, यानी काफ़ी नुकसान हुआ है। वही अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो उपराष्ट्रपति हैं उनके जो मकान है वो खाली करवा दिए गए हैं, और जो राष्ट्रपति है जो बाइडन, उनके जो बेटे हंटर बाइडन का जो सांता मोनिका पहाड़ से सटे जो मालिबू अलीशान जो उनका घर था वो भी आग के चपेट में आ गया। तो कह लें कि जो अमेरिका में जो अभी आग लगी हुई है वो बहुत तेज़ी से फैलती जा रही है, और वहाँ पे अभी बताया जा रहा है कि 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है वो हवाएं चल रही हैं, और इसी वजह से जो वहाँ पे आग है उस पर काबू पाना काफ़ी मुश्किल बताया जा रहा है। अगर इसी के साथ हम बात करें आगे तो महबूबा मुफ्ती का इस पे ट्वीट आया है, और उन्होंने इससे गज़ा को जोड़कर देखा, और उन्होंने ये कहा कि जो लोग इसमें पीड़ित हैं या फिर कह लें जिनके घर जले हैं, अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी के घर अगर उजड़े तो उस पर क्या बीतती होगी। अगर हम अमेरिका की बात करें जहाँ पे आग लगी है, कुछ लोगों का ये भी सोशल मीडिया पे हम रिपोर्ट्स की बात करें तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो गज़ा और इजराइल का जो जंग चल रहा था उसमें उन्होंने इजराइल का साथ दिया था, तो इसको लेकर भी सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें की जा रही हैं। अगर हम महबूबा मुफ्ती की बात करें जो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया है, और उन्होंने लिखा है कि लॉस एंजेलिस में हाल ही में लगी आग से कई तरह की जो तबाही है वो बेहद चौंकाने वाले हैं, और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पर्यावरणीय लापरवाही के परिणामों की याद दिलाती है, क्योंकि देखा गया कैसे लगातार पेड़ काटे जा रहे थे। इस तरह के मुद्दों को भी उन्होंने उठाया है। आगे उन्होंने ये कहा कि हालांकि इस त्रासदी से गाजा में हुए विनाश पर भी विचार होना चाहिए, जबकि वहाँ पे जो आग लगी है वो एक प्राकृतिक आपदा के रूप में देखा जा सकता है जिसे बेहतर रोकथाम के साथ टाला जा सकता था। गाजा में तबाही एक दृष्ट इजराइल सरकार की कार्रवाइयों का परिणाम है। कई देशों और यहाँ तक के लिए जो अभी अमेरिका में आग लगी वहाँ पे मशहूर हस्तियों की भी इस पर नज़र है। उम्मीद है कि वहाँ पे जो आग लगी है उस विनाश को देखने वाले लोगों को उस गहरे प्रभाव की भी गहरी समझ हासिल होगी जो घरों और जिंदगियों के टूटने पर होता है। तो ये इनका जो ट्वीट है ये पूरी तरह से गज़ा से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने बाकायदा इसके पहले भी उस पर कई तरह के सवाल खड़े किए थे, और कहा यह भी जा रहा है कि जो इजराइल है जो वहाँ पे हथियार मिलते थे वो शायद अमेरिका ही सप्लाई करता था, ऐसे कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताए भी जाते हैं। तो अब इसको लेकर जो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उन्होंने तंज कसा और कहा है कि हमें उम्मीद है कि जिस तरह से किसी के घर उजड़ते हुए देखते हुए दर्द होता है या फिर जिनका घर उजड़े उनको दर्द होता है, तो आप जो अभी अमेरिका के जो आग लगी है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन पर क्या बीतती होगी। बिल्कुल सही है। जिस तरह से अगर हम बात करें कैलिफोर्निया में जंगलों से लेकर घरों तक बहुत कुछ इस आग में जलकर राख हो चुका है। इस आग पर काबू पाने की मशक्क़त के रूप में सिर्फ पानी की बौछार का ही रास्ता अपनाया गया है, जबकि नुकसान के रूप में कैलिफोर्निया के कई बैंक जलकर खाक हो गए हैं। कई बैंक भी जल गए हैं। और हॉलीवुड हिल्स में रहने वाले कई बॉलीवुड कई जो है वहाँ के जो कलाकार हैं हॉलीवुड के, उनको अपने मतलब वो जो घर है उनको छोड़ना पड़ा है, और कई एक्टर्स ऐसे भी जिनके घर जलकर ख़त्म हो गए हैं। तो जिस तरह से अभी आपने बोला कि चीज़ें जोड़ी जा रही हैं, और महबूबा मुफ्ती ने भी इस पे बयान दिया है, उसी तरह कई ऐसे सोशल मीडिया पर और लोग हैं जिन्होंने इसको उससे जोड़ करके देखा है। लेकिन एक चीज़ और होती है कि इंसानियत नाम की कुछ चीज़ होती है। अगर किसी इंसान की मौत हो रही है तो उस पर इतना वो नहीं करना चाहिए। अब कोई अगर किसी की मौत पे खुशी मनाएगा तो हम उसकी मौत पे खुशी नहीं अगर महबूबा मुफ्ती की बात करें तो उन्होंने खुशी नहीं जाहिर की, हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि काफ़ी इस पे अगर वक्त रहते इसको रोका जा सकता था। लेकिन आप देखिए अमेरिका में अभी सिर्फ 11, अच्छी खबर ये है कि सिर्फ 11 लोगों की मौत हुई है, लेकिन गजा की अगर बात करें कुछ रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें बताया जा रहा था कि टोटल 46,000 से ज़्यादा लोगों की जो मौतों की जो आंकड़ा है वो पार हो चुकी है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका में जिस तरह से आग लगी है पूरी मीडिया में छाया हुआ है, हर तरफ इसी की चर्चा हो रही है। लेकिन वही अगर हम गजा की बात करें जो कि खुद इजराइल उस पर लगातार अटैक कर रहा है, वहां पर लगातार नरसंहार हो रहा है, तो उस पर बात न करके अभी अमेरिका में जो आग लगी, हालांकि हादसा कहीं पे भी हो, किसी की मौत हो, काफी दुखद हो, चाहे 1 हो या 100 हो, लेकिन जिस तरह से 11 की तुलना अगर हम 26,000 से करें, माफ कीजिए 46,000 से करें, तो अपने आप में एक बड़ी संख्या है। और लगातार हर मीडिया पे जिस तरह से अमेरिका खुद को सुपर पावर मानता है और एक आग वो बुझाने में काफी पीछे रहा, तो आप समझ सकते हैं कि इस देश में दुनिया में कोई भी सुपर पावर नहीं है। और अगर बात इंसानियत को हो तो हर देश में, हर राज्य में, हर इलाके में हर नागरिक को साथ होनी चाहिए, ना कि आप गोरे और काले रंग के भेदभाव करें, और ना किसी धार्मिक को देखकर किसी उस राज्य या फिर देश की बात करें जहां पे आप सिर्फ इंसान इस बलबूते पर करें कि वहां उसके धर्म क्या है। गजा पे भी इसलिए लगातार सवाल किए जा रहे हैं कि वही अमेरिका है कि लगातार
एक तरफ शांति समझौते की बात करता है, वही दूसरी तरफ जो इजराइल है उसको अपनी जो हथियार है वो सप्लाई करता है। तो इसी को देखते हुए जो महबूबा मुफ्ती है उन्होंने ट्वीट किया और कहा है कि बात तो दोनों तरफ होनी चाहिए, इधर भी जो आग लगी है उस पर काबू पाने की जरूरत है, लेकिन इसी के साथ बात जो इजराइल जो लगातार उन पर नरसंहार कर रहा है तो बात बैठकर उस पर भी होनी चाहिए। अगर वही हम अमेरिका की बात करें तो वहां पर जो आग है वो इतनी खतरनाक है कि वो अंतरिक्ष में भी देखा जा रहा है, और ऊपर से जो नासा है उसके तरफ से एक तस्वीर भी शेयर की गई, पोस्ट की गई है। तो अभी कह लें कि अभी भी अमेरिका में जो आग लगी हुई है वहाँ पे उस आग पे काबू पाना काफ़ी मुश्किल है, और वहाँ पर लगातार ये कोशिश की जा रही है कि उस आग पे काबू पाया जा सके। बिल्कुल सही हो, जिस तरह से आग वहाँ लगी हुई है उस पर काबू नहीं पाया, मतलब कोई काबू नहीं पा रहा है। जितनी भी पानी की बौछारें की जा रही हैं उन सबका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। हालांकि कुछ जगहों पे फ़ायदा हो रहा है, लेकिन जब इतनी ज़्यादा आग लगी होगी वहाँ पे प्लान भी लेकर के आया जा रहा है जिससे पानी छोड़ा जा रहा है। काफ़ी सारे जितने भी क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं ना हथकंडे अपनाने हैं, वो सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उस पर काबू नहीं पाया गया। उस पर देखा जाए आग पे काबू पाया जा सकता है, लेकिन जो हवा वहाँ पे चल रही है वो काफ़ी तेज़ रफ्तार में, और इसीलिए जो आग पे काबू पाना है वो काफ़ी मुश्किल हो चुका है। हालांकि अगर हम बात करें कि इस आग में अभी तक 10,000 से ज़्यादा जो इमारत है वो जलकर खाक हो चुकी है, और हम अगर सिर्फ अकेले एजेंसी की बात करें तो वहाँ पर जो 53,000 से अधिक जो इमारतें हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। वही 60,000 से ज़्यादा जो इमारतें हैं वो अभी भी उस पर खतरा मंडरा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि आग कितनी भयानक है। हम देख रहे हैं तस्वीरें भी जो आ रही हैं, मानो लग रहा है कि ऊपर से जो तस्वीरें सामने आ रही है लग रहा है बिल्कुल किसी हॉलीवुड मूवी की हो, लेकिन वहाँ पे हकीकत यही है कि अभी भी बहुत ज़्यादा तबाही है, और वहाँ पे लोग अपनी जान बचाने पे मजबूर है और घर छोड़कर भागने की फिराक में पूरी तरह से वो लगे हुए हैं। बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से कुछ लोगों का ये कहना रहता है कि अगर आप किसी के लिए खड्डा खोदोगे तो उसमें आप भी गिर सकते हो, जिस तरह से ये कहा जा रहा है सोशल मीडिया के ज़रिए, बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे जर्नलिस्ट का भी ये कहना है कि जिस वक्त गाज़ा में चीज़ें चल रही थी और इज़राइल जो है उन पे हमले कर रहा था, उस दौरान बाइडन ही थे जो उसको जितनी भी चीज़ें थी, जो भी असलहे थे, उन सब की क्या बोलते हैं, उन सबको दे रहे थे उसको। लेकिन अब जब अपने घर आई चीज़ें तो उससे तो परेशानी तो होती है, लेकिन हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि उसमें ज़्यादा जान माल का नुकसान ना हो। लेकिन जिस तरह से और चीज़ें गाज़ा में चल रही हैं, और देश में अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में जिस तरह से मुसलमानों को लेकर के रोज़ कोई ना कोई लीडर या कोई भी क्या बोलते हैं हिंदू सेना का बंदा कुछ भी बोलता है, तो उसमें भी सरकार को देखना चाहिए, क्योंकि आपदा कहीं भी आ सकती है, और आपदा के वक्त आप धर्म देख करके किसी की हेल्प नहीं ले सकते हैं या किसी की हेल्प नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें कि जो राष्ट्रपति जो बाइडन है उनका जो इटली का दौरा था वो भी रद्द हो चुका है इस हादसे की वजह से। तो अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे जो राष्ट्रपति, क्योंकि वो इटली का दौरा करने वाले थे और इसी हादसे की वजह से उनका जो दौरा है वो रद्द हो चुका है। हालांकि बड़ी खबर ये भी थी कि जो उपराष्ट्रपति हैं उनका खुद जो घर है वो जलकर खाक हो चुका है, कमला हैरिस का, और जो राष्ट्रपति के जो बाइडन के जो बेटे हैं उनके घर को भी कहा जा रहा है कि आग की चपेट में आ रहा है। और तो अगर अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान है, और यही वजह है कि जो उपराष्ट्रपति हैं वहाँ के कमला हैरिस वो अपने घर खाली कर चुकी हैं, और अभी भी जो लगातार है उसकी जो आग है उसकी रफ्तार लगातार तेज़ होती जा रही है अमेरिका की अगर बात की जाए तो। बिल्कुल सही बात है। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर्स के ज़रिए अहम खबरों से रूबरू कराया, ऐसी ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें, और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम यही ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी शाहिद उमर को दें इजाज़त। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ। अल्लाह हाफिज़।